सरकार सुविधा नहीं दी। अगर आ जाता सारा बंदा बच जाता। सारे हॉस्पिटल छान मारे, कहीं अभी कुछ नहीं। अब पुलिस ये कह रही है कि आप इसकी रिपोर्ट लिखो, तब कोई चार्जशीट आएगी, तब हम बताएंगे आपको ये है भी या नहीं है। और शुरुआत करेंगे दिल्ली से आई अफसोसनाक खबर के साथ। जी हां, मुंडका में लापरवाही के सबब 27 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई। महलवकीन की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस ने इमारत के मालिक की तलाश कर रही है, जबकि कंपनी मालिकान हरीश और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमारत के लिए सेफ्टी क्लियरेंस नहीं ली गई थी। उधर एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। 29 अफराद अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 10 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जो कि संजय मेमोरियल अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस इमारत की पहली मंजिल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरी पर वेयरहाउस, जबकि तीसरी लैब पर सबसे ज़्यादा हलाकतें दूसरी मंजिल पर हुई हैं। हमने 50 टेंडर, पहले 8 टेंडर भेजे, बाद में 25 किए और बाद में 30 टेंडर किए। करीब 125 आदमी हमने इसमें काम में लगाए। 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर करी थी, मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं, जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसमें एक ही रास्ता था। फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी, वायर और ये थे। इस वजह से जो फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। ये बताया जा रहा है कि उस टाइम में कोई मीटिंग हो रही थी और वो 40-50 लोग वहाँ पे थे, उनकी मीटिंग कर रहे थे, जो भी मैनेजर या ओनर लोग थे। और जो है दरवाज़ा शायद बाहर से बंद है, इसीलिए लोग ट्रैप हो गए, धुएं और आग की वजह से मारे गए। इसमें ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कल पता चला था, बिल्डिंग का कोई नक्शा भी अप्रूव नहीं था और फायर एनओसी मैंने बताया था, फायर फाइटिंग कोई इक्विपमेंट नहीं था। हमारा रेस्क्यू काम पूरा हो चुका है। अब हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। सारे एरिया सर्च हो चुके हैं। अभी और कोई बॉडी रिमेन की वो मतलब अब मिलने की संभावना नहीं है। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जाए हादसे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही तमाम जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच की भी बात कही। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पे, जहाँ इस फैक्ट्री में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी। बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के उनकी डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज़ क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएल की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 2 लोगों, ये जो 2 भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी हैं, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही कई जगह पे रही, ये जांच में पता चलेगा। मैजिस्ट्रियल जांच के जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदार था, कोई एजेंसी जिम्मेदार थी,
लेकिन इस वक्त हम जांच की वेट कर रहे हैं। एक और इसमें है कि सिविक बॉडीज से लेकर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। एक बारी जांच के नतीजे आ जाने दीजिए। मुआवजे से कोई काम नहीं चलेगा, इससे सबक लो। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत दे दो, एक बच्चा मुझे वापस करके दिखाओ। हमें भी, मैं अपने आप को भी दोषी समझता हूँ, औरों को भी, जो एनओसी देते उसको भी, जो बिल्डिंग का मालिक उसको भी, जितना डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग से या ऐसी बिल्डिंग से एनओसी देने वाला, फायर डिपार्टमेंट से लेके सब, वो सब गुनाहगार है। इमीडिएटली इंक्वायरी हो, वो ना हो जैसे होता है कौन आँख को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सदियों कभी जगजाहरी नहीं रिपोर्ट हुई, अभी कहेंगे जी SIT बैठा दी है, इंक्वायरी होगी। कभी आज तक पब्लिक को पता चला है कि किस वजह से ये आग लगी थी, या आगे हम क्या करेंगे इंतजाम? कितनी देर लोगों को मारते रहेंगे, कितनी देर हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां, पता नहीं कितनी जानलेवा फैक्ट्रियां हैं। अभी जाग जाओ। पहले तो, इससे पहले बहुत आग लगी है, तब जाग जाना चाहिए था। बाद में सब लोग आएंगे सियासत करने के लिए, सब लोग आएंगे, लाशों पे भी आएंगे, मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को सबसे पहले तो, कहते हम ना ही चंगे बुरा ना ही कोई, अपने आप को भी कहूँगा कि जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया, कोई और कर सकता था उसने नहीं किया, इसी वजह से ये हादसे होते हैं। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा नव संकल्प के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। वाज़ेह है कि जुमे के रोज चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी सदर सोनिया गांधी ने 2 टूक अल्फाज में कहा था कि तंजीम के सामने बड़ी मुश्किल दरपेश है, हमें इस्लाहात और हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात का सामना गैर मामूली तरीक़ों से ही किया जा सकता है। के लोन जैसे हैं वो नेगोशिएशन से और उससे होते हैं, तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो बैंकिंग का सवाल है उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा जो मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफॉल्ट में किसी की जमीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। जिस तरह मुद्रा में किया, जब वहां नहीं है तो यहाँ क्यों है? वाई डिस्क्रिमिनेशन? तो इस किस्म की है। मतलब ये है कि हम कर्जे माफी से पूर्णतः कर्ज मुक्ति तक जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमएसपी का। एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आम सहमति ये है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारी किसान यूनियनों की भी मांग है और सभी की है, और किसान के नाते मैं भी इस पर उसका हूं कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये दूसरा, एमएसपी लीगली जो है एनफोर्सेबल राइट ऑफ फार्मर्स, और एमएसपी इट शुड बी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन C2 फार्मूला, which was recommended by me also as chairman of the working group, जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार के चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर उसमें। तो C2 फार्मूले पर होना चाहिए, ताकि रोज जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, वो उसको इफेक्ट ना करे। अगर उसको आपने कंट्रोल में रखना है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम करनी पड़ेगी। और जो आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो प्रेजेंट CGPA करता है,
दैट इज नॉट द राइट। उसके लिए कैलकुलेशन के तरीके के लिए नई फॉर्मेशन आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कितनी कॉस्ट रीजनल वाइज है, अलग अलग है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए यू हैव टू डू। और MSP रिजीम जो है, इट हैज टू बी एक्सपेंडेड टू ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अदरवाइज डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकेगा। डाइवर्सिफिकेशन किसान कब करेगा? अगर गेहूं और चावल का वो है, पैडी का, जब ही कर पाएगा जब उसका नुकसान नहीं होगा, और उसमें बहुत देश का नुकसान होता है नी डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज द ओनली। दूसरा विषय जो है, नाज़रीन, मध्य प्रदेश से अहम खबर है जहां पर कांग्रेस ने अब इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वचन पत्र यहां पर बनाया जा रहा है जिस पर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। आपको बताएं कि इंतखाबात में पार्टी के वचन पत्र को तैयार करने के लिए मंथन जो है वो भी शुरू हो गया है। अवामी राय को शामिल करने के लिए भूपेंद्र गुप्ता और GL सनाने को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने नए वचन पत्र में 2018 के वचन पत्र को पूरी तरह से अमल में लाने का फैसला कर लिया है। क्या कुछ इसमें खास है, आइए आपको दिखाते हैं। यार 2018 में जो हमारा वचन पत्र बना था, वो हम उसमें सारी चीज़ें फिर से लाएंगे जो नहीं हो पाई या जो आधी अधूरी रह गई हैं, तो उनको सबको लाएंगे, क्योंकि बहुत मंथन के बाद, सोच विचार के बाद और व्यापक चर्चा के बाद ही निचले स्तर पर वो वचन पत्र बना था। खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम से। बडगाम पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का आज तीसरा दिन है। हालांकि कल एहतजाजियों को सड़क से उठाकर पंडित कॉलोनी के अंदर ले जाया गया, जहां पर वो अभी तक धरने पर है। बीती शब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी एहतजाजियों के साथ बातचीत करने आए, लेकिन बात बनी नहीं। PM पैकेज के जो मुलाजमीन पंडित कॉलोनी में मुकीम हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे लिखकर दे दिए हैं। 350 मुलाजमीन ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। लगातार ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि LG यहाँ आए, वो उनसे बात करें, यकीन दहानी मिलने के बाद एहतजाज खत्म किया जाएगा। हालांकि मीडिया को पहले बाहर रोका गया था, लेकिन बाद में इजाजत दी गई। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने वहां का जायजा लिया। तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का ये एहतजाज जारी है और आज तीसरा दिन है। एहतजाजियों की यही मांग है कि LG मनोज सिन्हा यहाँ पर आएँ, उनसे बात करें, उन्हें यकीन दहानी कराएं, उसके बाद ही उनका ये एहतजाज ख़त्म किया जाएगा। PM पैकेज के तहत जो मुलाजमीन इस पंडित कॉलोनी में मुकीम हैं, उन्होंने अपने मास रेजिग्नेशन की बात कही है। उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो लिख कर तैयार रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें इंतज़ार है LG के यहाँ आने का। मीडिया को पहले बाहर रोका गया था, बाद में इसकी इजाज़त दी गई। और जिस तरह से लगातार हमारे साथी आबिद हुसैन वहाँ से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहाँ जो एहतजाजी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। पंडित कॉलोनी के अंदर भी जो एहतजाजी है वो धरने पे बैठे हैं, लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इंतजामिया के खिलाफ नारा है, LG इंतजामिया के खिलाफ नारा है, जो मरकजी हुकूमत है उसके खिलाफ नारा है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो एहतजाज कब खत्म करेंगे। मैडम, अब रेजिग्नेशन भी आप लोगों ने दे दिया, तो इसके बाद क्या कुछ सर आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है। इवन इन्होंने कंडोलेंस के लिए यहाँ तक 2 मिनट नहीं, 2 शब्द नहीं इन्होंने इधर आके बोले कि हमें बहुत दुख है। इनको कंडोलेंस के लिए 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिला और बोला उल्टा बार्गेनिंग करने मत आना हमारे से। इन्होंने हमको बोला कि LG, हमारी यही मांग थी, LG साहब अगर इधर आते, हमसे बात करते, हमारी बात सुनते और मास रेजिग्नेशन ये एक्सेप्ट करते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि हमें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी प्यारी है, ज़्यादा जॉब हमें नहीं चाहिए। आप अपने पास रखिए जॉब, हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मास रेजिग्नेशन चाहिए। प्लीज़ नाज़रीन, ये देखिए, ये लेटर है
मास रेजिग्नेशन इन लोगों ने दिया है। ये तस्वीर है जो इन लोगों ने लेटर दी है एलजी इंतज़ामिया को, सरकार को। ये तमाम पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर है 350, इन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। हालांकि यहाँ पर जो रात को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे उन्होंने क्या बात की, क्या बात बनी उनकी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जो रात को आए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे क्या बातचीत हुई? एक्चुअली हम पहले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने हमको बातों में उलझाया अपने, तो इन्होंने बोला आप कॉलोनी के अंदर चले जाइए और एलजी साहब आएंगे। हमने उनके साथ बहुत पीसफुली कोऑपरेट किया। जब हम अंदर आए तो इन्होंने हमें इतना बातों में उलझाया, तो बोला एलजी साहब तो नहीं आएंगे बट उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। तो हमें हमेशा ये, फिर हमें लग गया कि देखो हमारा तो है ही नहीं कोई, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। ना हम इधर के रहे हैं ना हम उधर के रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है ना लोकल सुनता, कोई नहीं सुनता हमारा। जब वो आए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने पहले ये एक बात रखी कि एक तो हमसे ये चीज़ें डिमांड मत करो कि आपको जम्मू जाना है, हम नहीं जा सकते हैं, हम आपको भेज नहीं सकते। ठीक है, अगर हम जम्मू नहीं जा सकते, मास रेजिग्नेशन हम इधर ही बैठे हैं, हमारा एक्सेप्ट कीजिए, तब तक हम नौकरियों में भी नहीं जाएंगे जब तक हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता। हमारी यही डिमांड है। तो मुझे बताइए, अब ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ आपकी नाराज़गी ज़्यादा ही है, वजह क्या है इसकी? ज़िला इंतज़ामिया हमको सीरियसली नहीं ले रही है। अगर इंतज़ामिया हमें सीरियस लेती, हमारी सारी कंसर्न्स जितने, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब दफ्तरों में घुस के उनके चेयर्स पे हमको मारा जाता है, इससे बढ़कर कोई भी ज़्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं समझ पा रही है कि हम इंसान है कि नहीं है, हमको जैसे इंसानों में गिना ही गया नहीं है। हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार सब दाव पे है, हम जैसे सैलाब में डूबे हुए लोग हैं और हमारा कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं। ये नाराज़गी का मेन कारण है। अच्छा, मुझे अब चूँकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी हुआ है, आधे मास ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, आधे रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, आखिर प्रॉपर क्या डिमांड्स है आपकी, क्या चाहते हैं आप मरकज़ी हुकूमत से? प्रॉपर डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक फुल प्रूफ, एंश्योर complete security. Not a single adverse should happen with us. We do not really want to leave the jobs. That is not from the core of our house, but we are forced to leave our job. हम मजबूर हो गए हैं कि हमें नौकरी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर दफ्तरों में घुस के हमें मारा जा रहा है, इससे बड़ा उससे बड़ा खतरा हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट भी पूरी तरह से फेल हो रही है, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी कीमत नहीं जिंदगी रही हमारी कि हमारा इंसान, हमारा भाई कल ही 2 दिन पहले मारा गया दफ्तर में, उसकी 5 साल की बेटी ऑर्फन हो गई है, लेकिन सरकार में अभी भी बोल रही है कि आप अभी कंडोलेंस तक नहीं मिली और हमें बोल रही है कल के कल आप दफ्तर आ जाइए। कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं बन रही है। इनका वाहिद यही बात है कि एलजी आएंगे, ये बात रखेंगे और जब यकीन दहानी मिलेगी तो वो एहतजाज को ख़त्म करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए शेखपुरा पंडित कॉलोनी से मैं आबिद हुसैन। और वहीं राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ मटन अनंतनाग में भी लगातार एहतजाज देखा जा रहा है। यहाँ माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप के बाहर एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं। एहतजाजी कश्मीरी पंडित और पीएम पैकेज मुलाजमीन को माकूल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी बीजेपी लीडरों से सख्त सवालात भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे हाय के, मुझे लगता है आपके साथ मेरी कुछ अंदरूनी अट्रैक्शन है। ये हाय वही करता है। माँ चिल्लाती है, बात चलाती है, वो उनका आपस में वो होता है ना प्यार, वही प्यार बच्चों आपको मेरे साथ है। और हमने कभी भी मेरी आप देख रहे हैं। बताइए 8 साल में मोदी सरकार ने हमारे लिए क्या किया? कुछ एक पॉइंट आप बताइए। मैं जवाब दूं। और इसी तरह से बारामूला में भी एहतजाज देखा जा रहा है। वीरवां कॉलोनी में मुकीम पीएम पैकेज के मुलाजमीन बडगाम जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कॉलोनी तक ही महदूद करके रखा गया। एक और बेहद अहम खबर, ज्ञान
व्यापी मस्जिद के आज का सर्वे मुकम्मल हो गया है। आज सर्वे का पहला दिन था। जराये के मुताबिक हिंदू फरीक का दावा है कि सारे सबूत उनके हक में हैं। वाज़ेह है कि 17 मई तक वाराणसी की सिविल कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरकज की तरफ से गेहूं की बरामदात से जुड़ी पॉलिसी में तरमीम की गई है। इसके तहत गेहूं की बरामदात पर फौरी असर से पाबंदी आयद करने का अहम फैसला लिया गया है। वजारत कॉमर्स की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। हुकूमत के मुताबिक आलमी बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के सबब बरामदात पर यह पाबंदी आयद की गई है। मुल्क और पड़ोसी मुल्कों की ज़रूरतों और बहरानी सूरत हाल से दो चार दीगर मुल्कों के तकाज़ों को पेश नज़र रखकर ये अहम फैसला लिया गया। और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में मीडिया से खिताब कर रहे हैं, एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे आप अपने कल्चर पर चले। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अम्बेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ ऐसी इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोलेगी? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है। आपका वोट बैंक नहीं है ना, आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे निकाह इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भैया? अगर आप बीजेपी से अलहदा है, मुख्तलिफ है, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद दिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं? जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते कि तुमने पत्थर फेंका? ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का है हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या हो इसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज़्ज़िम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है। और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है।
ये दुआ है औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर कि ये जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है। हैवानों में तो खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।